नमस्कार, मैं रवीश कुमार। महिला पहलवानों के मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी। चार्जशीट में सभी आरोपों, सबूतों, गवाहों का ब्यौरा होता है। इसमें इसका भी जिक्र हो सकता है कि इन आरोपों और सबूतों के आधार पर बृजभूषण सिंह को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया या आगे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। एक तरह से यह दिल्ली पुलिस की जांच की अंतिम रिपोर्ट है। चूंकि चार्जशीट पब्लिक दस्तावेज नहीं होती है तो इसके डिटेल आधिकारिक रूप से बाहर नहीं आएंगे। दिल्ली पुलिस ने जितना बताया है उसी को लेकर हर तरफ खबरें हैं। अब अदालत के सामने जब ट्रायल शुरू होगी, संज्ञान लिए जाएंगे, तभी कुछ कुछ पता चलेगा कि किस आरोप में कितने ठोस सबूत हैं और किस में नहीं। 1000 से अधिक पन्नों की जांच रिपोर्ट है तो जाहिर है इन्हें पढ़ने में भी वक्त लगना चाहिए। इसलिए हम त्वरित टिप्पणी कर रहे हैं ताकि इससे जुड़ी बुनियादी सूचनाएं आप तक पहुंच जाएं। यह वीडियो उस समय का है जब सांसद बृजभूषण सिंह अपने संसदीय क्षेत्र में रोड शो कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट में यह छपा है कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ कमजोर धाराएं लगाई गई। इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले थोड़ा इंतजार कर लीजिए। सांसद के खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं, अगर सजा हुई तो उनकी सांसदी जा भी सकती है। एक धारा में 5 साल तक की सजा है। जरूर टाइम्स ऑफ इंडिया में सूत्रों के हवाले से लिखा है कि 150 गवाह हैं मगर केस कमजोर लगता है। सूत्रों ने बताया है टाइम्स ऑफ इंडिया को, किसी मीडिया रिपोर्ट में गवाहों की संख्या 150 है, किसी में 125। हमेशा याद रखिए कि चार्जशीट सार्वजनिक नहीं होती है। सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों को सुनिए जरूर, मगर सावधानी से। दिल्ली पुलिस के अनुसार बृजभूषण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354A, 354D लगाई गई हैं। एक अन्य आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ भी यही सब और कुछ अन्य धाराएं लगाई गई हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से यह भी लिखा है कि पुलिस को बृजभूषण सिंह के खिलाफ संदिग्ध तस्वीरें या वीडियो नहीं मिले हैं। कुछ तस्वीरें दी गई हैं मगर उनसे आरोप बहुत साफ नहीं नजर आते। हमने वकील मिशिका से पूछा कि क्या दर्शकों को इस स्तर पर बताया जा सकता है कि जब किसी पर धारा 354, 354A, 354D के तहत आरोप लगाए जाते हैं तो कितनी सजा मिलती है। क्या इन धाराओं को कमजोर धारा के रूप में देखना सही होगा। पहले के केस में क्या किसी को गंभीर सजा मिली है। पहले हम बात करते हैं सेक्शन 354 की। 354 कहता है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद द इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है, इसलिए परिभाषा इंपॉर्टेंट हो जाती है। विमेन को डिफाइन किया गया है आईपीसी में कि मेल फीमेल को मैन एंड वुमन कहा जाएगा और वो किसी भी एज के हो सकते हैं, उसमें कोई एज ब्रैकेट नहीं दिया गया है। लेकिन मॉडेस्टी का डेफिनेशन थोड़ा अनक्लियर रहा है हमेशा से। 2006 में एक कोर्ट ने कहा था कि मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन इज द वर्च्यू अटैच टू अ वुमन ओइंग टू हर सेक्स। मतलब जो फीमेल्स को जो चीज़ें अलग करती हैं मेल से, उनसे जो वर्च्यूज अटैच्ड हैं, जो इज्जत अटैच्ड है, जो डिग्निटी अटैच्ड है कॉमन पार्लेंस में, उसे हम मॉडेस्टी के तौर पे समझते हैं। मॉडेस्टी में एक और जो बात है थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपका इंटेंट टू आउटरेज होना चाहिए। अगर कोई पुरुष ये चीज़ ऐसे करे बिना किसी के परमिशन के या बिना किसी के कंसेंट के, तो उस केस में उस स्ट्रेंजर की मॉडेस्टी को हम कह सकते हैं कि हाँ ये आउटरेज हो रही है। तो कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इंटेंट चेक करने के लिए कि क्या परपेट्रेटर की इंटेंट थी मॉडेस्टी आउटरेज करने की, नहीं। अब 354A की बात करते हैं। तो ये 2013 में जो अमेंडमेंट हुए थे हमारे क्रिमिनल लॉज में, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट में, उस टाइम ये अमेंडमेंट आया था और 354A को सेक्सुअल हरासमेंट का जो सेक्शन था वो इंट्रोड्यूस हुआ। अब 354D यानी 354D की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आता है स्टॉकिंग। स्टॉकिंग को आम भाषा में अगर हम समझना चाहें वो होता है किसी का पीछा करना, जोर ज़बरदस्ती से पीछा करना, बात करने की कोशिश करना, जब दूसरे इंसान ने क्लियरली बोल दिया है कि उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है बात करने में।
तो स्टॉकिंग तो एक ऐसा ऑफेंस है जो हमारे बॉलीवुड ने बहुत रोमांटिसाइज किया है। डर मूवी से लेकर रांझना मूवी तक ये चीज़ें हम देखते आए। हमारे गाने भी बहुत ऐसे होते हैं जो स्टॉकिंग को काफ़ी प्रमोट ही नहीं, रोमांटिसाइज भी करते हैं। तो इसलिए स्टॉकिंग की जो ऑफेंस को लाने का जो रीज़न था 2013 में, वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि इसको एक अलग ऑफेंस भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले आईपीसी में जो ऑफेंसेस थे महिलाओं के खिलाफ वो बहुत एग्रीवेटेड लेवल पे थे। तो कम ऑफेंसेस के लिए कोई डेफिनेशन नहीं थी, वो कवर्ड नहीं थे डायरेक्टली। तो स्टॉकिंग के आने से ये चीज़ थोड़ी बदली है। 506 हमारा पनिशमेंट देता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन का। आमतौर में समझे तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन होता है किसी को धमकी देना, और ये सेक्शन 503 में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सेक्शन 506 में पनिशमेंट होती है। तो सेक्शन 506 कहता है कि अगर धमकी ऐसी है जिसमें किसी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, या किसी को गंभीर चोट पहुंचाने की, जो सेक्शन 323 में है आईपीसी के, वैसी चोट पहुंचाने की धमकी दी जा रही है, या किसी की प्रॉपर्टी में आग लगाने की धमकी दी जा रही है, या कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसमें वैसे ही आमतौर पर सजाए मौत दी जा सकती हो, वैसा कोई ऑफेंस किया गया है, या कोई ऐसी ही हरकत जिससे एक वुमन या महिला की चैस्टिटी को इम्प्यूट किया जाए, उन केसेस में आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है और फाइन भी देना पड़ सकता है। तो इसमें ये एक्सेप्शन महिलाओं के लिए एक्स्ट्रा बनाया गया है। 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की। बहुत ही कम समय में चार्जशीट दायर हो गई, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एफआईआर हुई थी। 21 अप्रैल को कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। एफआईआर होने में 7 या 8 दिन तो लग गए, इसे याद रखिए। साथ ही अब ट्रायल और फैसले का इंतजार करना चाहिए। रही बात आंदोलन के जारी रहने या खत्म हो जाने की, तो 28 मई की यह तस्वीर आप कैसे भूल सकते हैं, जब दिल्ली पुलिस ने 36 दिनों का धरना इस तरह से समाप्त कर दिया। इसके बाद जब सरकार और महिला पहलवानों के बीच बात हुई, तब कहा गया कि 15 जून को चार्जशीट दायर होगी, तब तक पहलवान अपना आंदोलन स्थगित रखेंगी। अभी पहलवानों ने कोई नई और बड़ी घोषणा नहीं की है। चार्जशीट तक आने में पहलवानों को जनवरी से लेकर जून के महीने तक संघर्ष करना पड़ा है। पॉक्सो मामले में दिल्ली पुलिस अलग से याचिका लेकर पटियाला हाउस कोर्ट गई है। बृजभूषण सिंह के खिलाफ इस मामले में यह धारा हटाने की अपील की गई है, क्योंकि शिकायत करने वाली पहलवान बालिग निकली। पीड़ित पहलवान और उसके पिता ने अपना बयान वापस ले लिया है। इस केस में पिता का बयान पहले भी मीडिया में आया था। 5 जून को खबर चली है कि पिता ने शिकायत वापस ले ली है। उसी दिन प्रिंट में पिता का बयान छपता है कि उन्होंने शिकायत वापस नहीं ली है। प्रिंट ने लिखा है कि पिता ने कहा है कि वे लड़ते रहेंगे और वापस लेने की बात गलत है। जब चाचा का बयान आया कि नाबालिग नहीं है, तब पिता ने कहा था कि नाबालिग ही है। पिता ने ट्रिब्यून अखबार से कहा कि बेटी डिप्रेशन में चली गई है। देखना होगा कि इस पर दिल्ली पुलिस ने क्या कहा है। डिप्रेशन की बात कितनी सही है और क्यों है। पिता का बयान छपा है कि वे डरे हुए हैं कि उनकी पत्नी और बेटी का क्या होगा। मीडिया में खबर है कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ इस मामले में सबूत नहीं मिले हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ कहा जा रहा है कि पॉक्सो के केस में प्रमाण नहीं है, तो पुलिस ने पॉक्सो के हिसाब से ही जांच की होगी। तब फिर पॉक्सो कानून के हिसाब से गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? इसी को लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल उठा दिए हैं। एक अवयस्क लड़की इतने बड़े आदमी के खिलाफ पॉक्सो की शिकायत दर्ज करती है, यौन शोषण का आरोप लगाती है, और फिर सारा तंत्र, सारी पुलिस, इस देश की सत्ता, इस देश की सरकार, सरकार के मंत्री, सरकार के सांसद मिलकर एक तरफ उस लड़की के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और संरक्षण बृजभूषण शरण सिंह को दिया जाता है, और उस लड़की को गलत साबित करने पर लोग तुल जाते हैं। सारा तंत्र एक तरफ है, और उसके बाद उसके पिता के हवाले से वो बयान वापस ले लिया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, पॉक्सो का जब गंभीर आरोप किसी के खिलाफ लगता है तो तुरंत कार्रवाई की मांग होती है, और वो कार्रवाई होती है तुरंत हिरासत में लिया जाए। 45 दिन तक बृजभूषण शरण सिंह से पूछताछ तक नहीं करती दिल्ली पुलिस।
दिल्ली पुलिस एफआईआर तब दर्ज करती है जब सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है। दिल्ली पुलिस हिरासत में नहीं लेती, पूछताछ नहीं करती। एक बाहुबली व्यक्ति है, इसको आजाद घूमने और छोड़ दिया जाता है कि ये जाए और किसी भी विटनेस को टैंपर करे, किसी भी विक्टिम को डराए। कोई पूछताछ नहीं है। दिल्ली पुलिस ने 550 पन्नों की कैंसिलेशन अपील फाइल की है। अब देखना होगा कि किस आधार पर पुलिस ने पॉक्सो की धारा हटाने की बात कही है। इस मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। राउज एवेन्यू के विधायक और सांसदों के लिए बनी विशेष अदालत में 22 जून को सुनवाई होगी। तब आरोपों का संज्ञान लिया जाएगा। आज इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जैसे जैसे जानकारियां आती रहेंगी हम आपके सामने लाते रहेंगे। नमस्कार, मैं रविश कुमार।